आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। आज का जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। टॉपिक देखिए क्या है, कोहल वर्ग तथा कैरोल गैलिगन। ठीक है, कैरोल गैलिगन की आलोचना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोहल वर्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वीडियो से 2 नंबर तो समझो आपका पक्का है। हम सुपर फास्ट रिवीजन आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं, लेकिन इसमें हम क्विक रिवीजन में भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि जो कि पेपर में पूछा जाए, चाहे आपका सीटेट सीटीपी पेपर 1 हो या फिर हो पेपर 2। इस प्रकार का देखिए सुपर फास्ट रिवीजन वाला जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसका ये चौथा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले भी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी देखिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। वीडियो को मिस मत करना, एक एक पॉइंट को हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और आपने अगर ये पढ़ रखा है तो आप ये देखना कि इसमें चीज़ें रिकॉल कर पा रही हैं या नहीं। दिमाग आपका जो है वो रिकॉल चीज़ों को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देखो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यही है कि भैया जो कोहल वर्ग है, कोहल वर्ग किस सिद्धांत से संबंधित है। तो जो किस सिद्धांत से संबंधित है ये आपको हमेशा याद रखना है, वो है नैतिक विकास। सीधे सीधे 4 ऑप्शन में एक शब्द मिलेगा, नैतिक विकास। तो जहाँ पे भी नैतिक विकास दिखे समझ जाना कोहल वर्ग के सिद्धांत की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तरों में बांटा है। जो नैतिक विकास है तो कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास को 3 स्तर में बांटा गया है। यानी कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं। ठीक है, और अगर हम चरण की बात करें, कितने चरण हैं, तो आपने कितने चरण पढ़े हैं? आपने 6 चरण पढ़े हैं। यानी एक स्तर के 2 चरण, 3 स्तर के कितने चरण हो गए? 6 चरण। इन्हीं 6 चरण से बार बार क्वेश्चन घूम फिर के आता है और जो कैरोल गैलिगन की जो आलोचना है वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो या फिर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और संपूर्ण सीटीपी की क्लास आपको प्ले लिस्ट पे मिलेगी। आप प्ले लिस्ट पे जाइए और प्ले लिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। बेहतरीन तरीके से आपको सीटीपी कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भैया कोहल वर्ग का सिद्धांत किस दृष्टिकोण पर आधारित है। तो जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है ये संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे। तो कोहल वर्ग जो थे वो जीन पियाजे से प्रभावित थे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो। यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व पारंपरिक स्तर की। किसकी बात करेंगे? पूर्व पारंपरिक स्तर की, जिसकी अगर हम एज की बात करें तो ये एज चलती है वो 4 से 10 वर्ष चलती है। ठीक है, पूर्व पारंपरिक स्तर 3 स्तर हैं। तो इसमें जो पहला स्तर है आपका वो है पूर्व पारंपरिक स्तर, जैसा कि आपने पढ़ रखा है। देखो, नैतिक विकास का जो पहला स्तर है वो क्या कहलाता है। तो जो पहला स्तर कहलाता है वो पूर्व पारंपरिक स्तर कहलाता है। पूर्व पारंपरिक स्तर में कितने चरण होते हैं? तो हमने आपको बताया 2 चरण होते हैं। ठीक है, अब देखो चरणों के नाम क्या क्या हैं। तो पहला चरण क्या है? पहला चरण अपने लोग पढ़ते हैं। पहला चरण है आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास। क्या है? आज्ञाकारिता एवं दंड अभिविन्यास, या कह सकते हो आप दंड एवं आज्ञाकारिता, ये भी कह सकते हो। देखो, दंड से बचने पर आधारित नैतिकता किस चरण में होती है। तो सीधा सीधा आपको याद रखना है वो चरण है 1। ठीक है, जहाँ पे भी दंड से बचने पर आधारित नैतिकता की बात हो तो वो चरण 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भैया कि फर्स्ट चरण 1 में सही गलत का क्या आधार होता है। तो सही गलत का क्या आधार होता है? दंड होता है। ठीक है, जो आपका पूर्व परंपरागत स्तर है ये 4 से 10 वर्ष है। मैं फिर से एक बार बता दूं, और इस अवस्था में जो बच्चा होता है, बच्चे को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, इस अवस्था में नैतिक तर्कता जो होती है वो दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक, और इस अवस्था को 2 चरणों में बांटा गया है। ठीक है, पहला हो गया आपका दंड आज्ञाकारिता, और देखो दूसरा आपके सामने है
दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है स्वार्थ व साधनात्मक अभिविन्यास। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखो, व्यक्तिगत लाभ पर आधारित नैतिकता किस चरण में होती है? तो व्यक्तिगत लाभ की बात यहाँ पे हो रही है, वो चरण कौन सा है? दूसरा। यानी वो चरण कौन सा है? दूसरा चरण है। ठीक है, कैसे? देखो, इस अवस्था में क्या होता है? जैसे को तैसे भी कहा जाता है। ये जो स्टेज है, दूसरा वाला चरण है, इसको जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बच्चा जो होता है वो जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। अगर मैं उदाहरण के तौर पे दूं तो जैसे एक छात्र ने दूसरे छात्र को का पेन तोड़ दिया तो दूसरे छात्र ने भी उसका पेन तोड़ दिया। ठीक है, तो ये वो वाली स्टेज है। नेक्स्ट है लेन देन की नैतिकता किस चरण की विशेषता है? तो लेन देन की क्या है? दूसरा चरण है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, लेन देन वाला, तो ये दूसरा चरण है। मुझे क्या मिलेगा वाली सोच किस चरण में होगी? तो मुझे क्या मिलेगा, यानी मुझे क्या मिलेगा, तो ये चरण कौन सा है? दूसरा चरण है। अब देखो अगला, पूर्व पारंपरिक स्तर समानता किस आयु में पाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना है। यानी जो पूर्व पारंपरिक स्तर है ये किस आयु में पाया जाता है? तो ये बाल्यावस्था की बात है। कौन सी बात है? बाल्यावस्था की बात है। अब ये हो गई, देखो दूसरा स्तर। दूसरा स्तर आ गया आपका पारंपरिक स्तर। दूसरा स्तर कौन सा है? पारंपरिक स्तर। और पहला कौन सा था? पहला था आपका पूर्व पारंपरिक स्तर। यानी पहला आपने पढ़ा पूर्व पारंपरिक स्तर और दूसरा अब आप क्या पढ़ रहे हो? पारंपरिक स्तर। सही, ठीक है। तो जो पारंपरिक स्तर है यानी जो नैतिक विकास का जो दूसरा स्तर क्या कहलाता है? तो दूसरा स्तर जाहिर सी बात है पारंपरिक स्तर कहलाएगा। अच्छा, जो पारंपरिक स्तर है तो पारंपरिक स्तर के कितने चरण हैं? तो आप कहोगे कि पारंपरिक स्तर के भी 2 चरण हैं। पारंपरिक स्तर के भी कितने चरण हैं? 2 चरण हैं। ठीक है, चरण नंबर 3 का क्या नाम है? तो देखो, जो चरण नंबर 3 है यानी पारंपरिक जो स्तर है, ये जो आपका पारंपरिक स्तर है क्या है? कौन सा है? पारंपरिक स्तर। जो पारंपरिक स्तर है इसके भी 2 चरण हैं। ठीक है, 2 चरण हैं, 1 चरण और 2 चरण। ठीक है, इसके भी 2 चरण हैं और पहले वाले के भी 2 चरण थे। तो जो इसका जो तीसरा वाला चरण है, यहाँ लिखो तीसरा सीधे सीधे, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। तीसरा और चौथा आ गया। तो जो तीसरा वाला चरण है ये क्या है? अच्छा लड़का और अच्छी बच्ची अभिन्यास है। यानी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, यानी इसका मतलब ये है दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। ठीक है, ये है। नेक्स्ट देखो तीसरा वाला, यानी अगला जो है सामाजिक स्वीकृति पर आधारित, यानी सामाजिक स्वीकृति पर आधारित नैतिकता किस चरण में होती है? तो ये चरण आपका 3 हो गया। किस चरण में होती है? 3 हो गया। लोग क्या कहेंगे किस चरण की सोच है? यानी लोग क्या कहेंगे तो ये किस चरण की सोच है? तो ये चरण 3 की सोच है। चरण 3, ये आपको ध्यान रखना है। यही पॉइंट पूछे जाते हैं, यहीं से पॉइंट बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। चरण 3 में सही गलत का आधार क्या होता है? तो चरण 3 में सही गलत का जो आधार है वो है दूसरों की स्वीकृति। क्या है? दूसरों की स्वीकृति। यहाँ तक हमने चरण 3 पढ़ लिए। अब जो आया वो चरण नंबर 4 आया। चरण 4 का क्या नाम है? तो चरण 4 का नाम है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। अब देखो यहाँ पे मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास क्या है। देखो, इसमें जो बच्चा है वो कानून और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, और रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। इसलिए क्या है? वह ऐसा नहीं करेगा। कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। तो देखो इसके बारे में, कानून को सर्वोच्च मानना किस चरण की विशेषता है? तो ये चरण नंबर आपका 4 आ गया। चरण नंबर 4 आ गया। और हम स्तर की बात करें तो स्तर कौन सा है? दूसरा। अच्छा, दूसरा स्तर की जो एज है वो हम बता दे रहे हैं 10 से 13 वर्ष है। 10 से 13 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस चरण का लक्ष्य है? तो जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस चरण का लक्ष्य है, ये जो है ये आपका चौथा चरण है। कौन सा चरण है? चौथा चरण है। नियम तोड़ना गलत है क्योंकि कानून है। यानी नियम जो है अगर तोड़ोगे तो गलत है क्योंकि कानून है। तो ये किस चरण की सोच है? तो ये आपको पता है चौथा चरण है। कौन सा है? चौथा चरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है
पारंपरिक स्तर पर समानता किस आयु में पाया जाता है, यानी जो पारंपरिक स्तर है समानता किस आयु में पाया जाता है। तो यहाँ पे बच्चा हो जाता है किशोरावस्था में। कहाँ पे पहुँच जाता है? किशोरावस्था, ध्यान रखना। अब जो आपका तीसरा स्तर है वो है उत्तर पारंपरिक स्तर। तीसरा स्तर कौन सा है? उत्तर पारंपरिक स्तर आ गया। अब पहुँच गए अपने तीसरे स्तर पर। अब देखो तीसरे स्तर के भी कितने चरण? 2 चरण। कौन सा चरण होगा इसमें? इसमें 5वां होगा और इसमें 6ठा होगा। 5वां 6ठा इसमें पढ़ोगे तीसरे स्तर में, ठीक है। अब आप समझो उत्तर पारंपरिक स्तर है क्या, ठीक है। देखो इसमें, इस स्तर में क्या होगा? इस स्तर में जब बच्चा होगा वो किशोरावस्था को पार कर चुका होगा। अब जो बच्चा किशोरावस्था को पार कर चुका होगा तो उस बच्चे में निर्णय लेने की, खुद के लिए निर्णय जो है वो खुद लेगा, ठीक है, ना कि समाज के जरिए लेगा। क्या सही है क्या गलत है, अब वो इस स्टेज में पहुंच गया है, वो जानता है, तो वो खुद निर्णय लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो नैतिक विकास का तीसरा स्तर क्या कहलाता है? तो तीसरा स्तर उत्तर पारंपरिक स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तर पारंपरिक स्तर कहलाता है। बिल्कुल सही है, आपने यही पढ़ा है और यही हम आपको बता रहे हैं, बस आपको रिवीजन करा रहे हैं। तो समझो उत्तर पारंपरिक स्तर में कितने चरण हैं? तो अभी हमने बताए थे 2 चरण हैं भैया। कौन कौन सा चरण है? चरण नंबर 5 है और चरण नंबर 6 है। जो 5वां चरण है ये क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अब देखो सामाजिक अनुबंध विन्यास क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक के समझाता हूँ। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास क्या है? इसमें किशोर यह मानता है कि नियम लोगों के भले के लिए हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे आपको पता है, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ दो, ठीक है। उसके पापा का क्या था? एक्सीडेंट हुआ था। तो ये स्टोरी आपको याद होगी, मैंने पहले वाले वीडियो में सारा कुछ क्लियर करा दिया है। प्ले लिस्ट पे वीडियो है, प्ले लिस्ट में आप एक एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा। सारी CDP आप आराम से 30 में 30 दोस्तों आराम से बना लोगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझो संविधान और मानव अधिकारों को महत्व देना किस चरण की विशेषता है? तो ये जो संविधान व मानव अधिकारों को महत्व देना किस चरण की विशेषता है? तो ये चरण नंबर आपका 5 है, ठीक। अगला देखो, अगला जो है वो है भैया कानून बदले जा सकते हैं, यह किस चरण की सोच है? कानून बदले जा सकते हैं, तो ये किस चरण की सोच है? ये चरण नंबर 5 की सोच है। नेक्स्ट है चरण नंबर 6 का क्या नाम है? तो चरण नंबर 6 का जो नाम है वो है सार्वभौमिक नैतिक विकास। ये 6 चरण आप पढ़ोगे, ठीक है। 3 स्तर और 6 चरण। जो क्वेश्चन आता है वो 6 चरणों में से अंदर से आता है, उदाहरण दिया जाता है और आपसे चरण पूछ लेता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत ये क्या है? देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो किशोर होते हैं वो दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें जो किशोर है वो दूसरों के फायदों के लिए नहीं, अपनी जान पर खेल जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। जैसे देखो अंतरात्मा के अनुसार निर्णय लेना किस चरण में होता है? अगर आप अंतरात्मा से के अनुसार निर्णय ले रहे हैं तो ये चरण 6 है, ठीक है। अगर आप न्याय और समानता पर आधारित, हाँ ये वाला था ना पॉइंट, आत्मा के अनुसार अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो ये किस चरण में होता है? तो ये चरण नंबर 6 है। न्याय और समानता पर आधारित नैतिकता किस चरण में होती है? तो ये चरण नंबर 6 है आपका। नेक्स्ट है उत्तर पारंपरिक स्तर बहुत कम लोगों में पाया जाता है। यह सही है या गलत है? तो ये सही है, क्योंकि उत्तर पारंपरिक जो है स्तर है ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है। अब देखो इस सिद्धांत से जुड़े तथ्य भी आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा है जो इसमें डाला नहीं है। देखो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का अध्ययन किस विधि से किया था? तो वो किया था नैतिक दुविधा विधि। क्या है? नैतिक दुविधा विधि। नेक्स्ट है कोहल वर्ग की प्रसिद्ध दुविधा कौन सी है? तो वो है हिंज की दुविधा। क्या है? हिंज दुविधा। नेक्स्ट देखिए, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का आधार क्या है? तो कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिकता का आधार है वो है तर्क। क्या है? तर्क है। कोहल वर्ग ने व्यवहार को अधिक महत्व दिया या तर्क को? तो जो कोहल वर्ग ने तर्क को अधिक महत्व दिया है। किसको? तर्क को। अगला पॉइंट समझिए, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है
कोहल वर्ग के अनुसार क्या चरण बदले जा सकते हैं? जी नहीं, चरण को नहीं बदला जा सकता। क्या कोई चरण छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई भी चरण छोड़ा भी नहीं जा सकता। अगला देखो, एक एक पॉइंट को डाला हुआ है। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। क्या सभी व्यक्ति अंतिम चरण तक पहुंचते हैं? जी नहीं, अंतिम चरण तक सभी व्यक्ति नहीं पहुंचते। अधिकांश वयस्क किस स्तर तक पहुंचते हैं? तो वो है पारंपरिक स्तर तक। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो वो है विकासात्मक मनोविज्ञान। अगला देखो पॉइंट, नैतिक विकास क्रमिक होता है या नहीं? तो जो नैतिक विकास है वो क्रमिक होता है। नैतिक विकास कैसा होता है? क्रमिक होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो अगला पॉइंट है वो है आलोचना एवं अनुप्रयोग। तो यहाँ पे समझो, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में बनता है। कोहल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना किसने की है? तो आपको ध्यान रखना है, कैरोल गिल्लिगन ने की है। किसने की है? कैरोल गिल्लिगन ने की है। गिल्लिगन ने किस नैतिकता पर बल दिया है? तो जो गिल्लिगन हैं, गिल्लिगन ने देखभाल की नैतिकता पर बल दिया है। किस पर? देखभाल की नैतिकता पर, यानी देखभाल की नैतिकता पर बल दिया है। कोहल वर्ग के सिद्धांत की मुख्य सीमा क्या है? तो मुख्य सीमा है भावनाओं की उपेक्षा। क्या है? भावनाओं की उपेक्षा। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित था? तो ये है पुरुषों के अध्ययन पर। यानी कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है मुख्यतः किस पर आधारित है? पुरुषों के अध्ययन पर। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो नैतिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है नैतिक तर्क का विकास करना। क्या है? नैतिक तर्क का विकास करना। अब देखो शिक्षक व शिक्षा, ये पॉइंट आपका दूसरा आ गया, न्यू पॉइंट यहाँ से चलेगा, यानी शिक्षक व शिक्षा। तो देखो क्या है, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? देखो शिक्षक की जो भूमिका है कोहल वर्ग के अकॉर्डिंग वो है तर्कपूर्ण चर्चा करना। क्या है? तर्कपूर्ण चर्चा करना है। नैतिक विकास में वाद विवाद क्यों आवश्यक है? अगर नैतिक विकास है तो नैतिक विकास में वाद विवाद क्यों आवश्यक है? तो वो है तर्क विकास के लिए। किसके लिए? तर्क विकास के लिए। कोहल वर्ग के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए? अनुशासन जो होना चाहिए वो तर्क संगत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तर्क संगत होना चाहिए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है नैतिक शिक्षा किस स्तर से शुरू होनी चाहिए? तो जो नैतिक शिक्षा है वो बाल्यावस्था से शुरू होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के सिद्धांत का प्रयोग किस कक्षा में अधिक उपयोगी है? यानी कोहल वर्ग है, कोहल वर्ग के सिद्धांत का प्रयोग किस कक्षा में अधिक उपयोगी है? तो वो है उच्च प्राथमिक व माध्यमिक में। नेक्स्ट है, कोहल वर्ग से प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं? तो देखो चरण पहचान, चरण से आप अच्छे से समझना, मैंने ये पॉइंट स्पेशल आपको डाला गया है। चरण पहचान को अच्छे से सीखिएगा, चरण पहचान से ही क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा इस वीडियो से। कोहल वर्ग का सिद्धांत सीडीपी के किस भाग में आता है? तो नैतिक विकास। कोहल वर्ग क्यों महत्वपूर्ण है? नैतिक विकास समझने के लिए महत्वपूर्ण है। कोहल वर्ग का सिद्धांत एनसीईआरटी के किस अध्याय से जुड़ा है? तो नैतिक विकास से है। नैतिक विकास, जहाँ पे भी 4 ऑप्शन में नैतिक विकास दिखे तो तुरंत समझ जाना क्या है, ये कोहल वर्ग है। कोहल वर्ग से प्रश्न सामान्यतः किस स्तर के आते हैं? तो ये अवधारणात्मक प्रश्न आते हैं, ये भी आपको बता दिया, अवधारणात्मक। रिवीजन लाइनें देखो, इसके बाद हम कैरोल गिल्लिगन की आलोचना के बारे में समझेंगे। इसमें समझो आप कि चरण बंद में नियंत्रण का स्रोत क्या है? तो चरण बंद के अंदर नियंत्रण का जो स्रोत है वो बाहरी दंड है। क्या है? बाहरी दंड है। चरण 2 में नियंत्रण का स्रोत क्या है? तो वो व्यक्तिगत लाभ है। क्या है? व्यक्तिगत लाभ। अगला पॉइंट देखो, ये सारे पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। चरण 3 में नियंत्रण का स्रोत क्या है? तो वो सामाजिक स्वीकृति है। चरण 4 में नियंत्रण का स्रोत क्या है? तो वो कानून है। चरण 5 में नियंत्रण का स्रोत क्या है? तो वो सामाजिक अनुबंध है। क्या है? सामाजिक अनुबंध। 6 चरण आपको याद रखने हैं दोस्तों। जो आपका छठा चरण है, चरण 6 में नियंत्रण स्रोत क्या है? तो वो अंतरात्मा है। कोहल वर्ग का सिद्धांत सार्वभौमिक माना जाता है या नहीं? तो ये सार्वभौमिक माना जाता है, हाँ बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नैतिक विकास का संबंध बुद्धि से है या नहीं? तो बिल्कुल नैतिक विकास का जो संबंध है वो बुद्धि से है। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता जन्मजात है या विकसित? तो जो कोहल वर्ग है, कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिकता है वो विकसित है, विकसित ना कि जन्मजात।
नैतिक निर्णय का सर्वोच्च आधार क्या है? वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। क्या है? नैतिक निर्णय का जो सर्वोच्च आधार क्या है? वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कोवल वर्ग का सिद्धांत मूल शिक्षा से जुड़ा है या नहीं? तो बिल्कुल मूल शिक्षा से जुड़ा है। नैतिक दुविधा का अर्थ क्या है? नैतिक दुविधा का अर्थ है सही गलत में टकराव। क्या है? सही और गलत में टकराव। इसका मतलब ये है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास जीवन भर चलता है। हाँ, नैतिक विकास इनके अनुसार जीवन भर चलता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरी में नोट करिए। नैतिक नियमों की आलोचना किस चरण में हुई है? तो नैतिक नियमों की जो आलोचना हुई है वो आपका चरण 5 है, 5वें चरण में हुई है। व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत किस चरण में बनते हैं? तो जो व्यक्तिगत नैतिक सिद्धांत है वो चरण 6 में बनते हैं। कोहल वर्ग का सिद्धांत व्यवहारिक है या संज्ञानात्मक है? तो क्या है कोहल वर्ग का सिद्धांत? संज्ञानात्मक है। अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग ने नैतिकता को सामाजिक नियम माना या तर्क प्रक्रिया? तो आपका जवाब होगा तर्क प्रक्रिया माना है। नैतिक विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो नैतिक विकास का जो अंतिम लक्ष्य है वो है न्यायपूर्ण निर्णय। न्यायपूर्ण निर्णय। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस देश में विकसित हुआ? तो वो हुआ है अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता सिखाई जा सकती है? बिल्कुल नैतिकता सिखाई जा सकती है। सही जवाब है। नैतिक विकास में अनुभव की भूमिका होती है? बिल्कुल होती है। हाँ, नैतिक विकास में अनुभव की भूमिका होती है। अगला देखो, अगला पॉइंट है कोहल वर्ग के सिद्धांत में अनुकरण की भूमिका प्रमुख होती है? तो अनुकरण की भूमिका प्रमुख नहीं होती। नैतिक विकास का मापन किस आधार पर होता है? तो नैतिक विकास का जो मापन है वो तर्क के आधार पर होता है। किसके आधार पर? तर्क के आधार पर। कोहल वर्ग का सिद्धांत चरणबद्ध है या सतत है? तो दोस्तों चरणबद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। नैतिक विकास में शिक्षक मार्गदर्शक होता है? हाँ, बिल्कुल सही है। नैतिक विकास में जो शिक्षक होता है वो मार्गदर्शक होगा। अगला देखो, अगला जो हमारा पॉइंट है भाई, कोहल वर्ग का सिद्धांत किस विषय के लिए आधारभूत है? तो वो है बाल विकास। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता भावनात्मक है या तार्किक है? तो दोस्तों ये तार्किक है। नेक्स्ट है नैतिक विकास का संबंध नागरिकता से है? बिल्कुल है, नागरिकता से है, बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला जो पॉइंट है हमारा, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो है विवेक। क्या है? विवेक। कोहल वर्ग का सिद्धांत मूल आधारित है या दंड आधारित? तो ये मूल आधारित है। क्या है? मूल आधारित है। नैतिक विकास में चर्चा का क्या उद्देश्य है? तो तर्क को उन्नत करना है। तर्क को क्या करना है? उन्नत करना है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखो, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिकता सामाजिक अनुभव से विकसित होती है? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा है? उत्तर पारंपरिक जो है वो उच्चतम स्तर है, और नैतिक विकास का जो निम्नतम स्तर है वो पूर्व पारंपरिक स्तर है। और कोहल वर्ग का सिद्धांत प्याजे के किस विकास से जुड़ा है? तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, नैतिक निर्णय का आधार नियम है या न्याय है? तो न्याय है, ये भी सही है। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस प्रकार की नैतिकता सिखाता है? तो ये तर्क संगत नैतिकता सिखाता है। क्या? तर्क संगत नैतिकता सिखाता है। बहुत सीखने को मिलेगा इस वीडियो से, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। चलिए एक आपको महत्वपूर्ण सूचना देते हैं, चाहे तो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के कंटेंट यानी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको अगर PYQ चाहते हैं, क्या PYQ, तो सभी सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के 500 PYQ, हर सब्जेक्ट के 500 PYQ ये भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नोट्स लेने के लिए या फिर PYQ क्वेश्चन चाहते हैं तो PYQ क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए दोस्तों PYQ बहुत महत्वपूर्ण है। तो PYQ लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अभी वीडियो एंड नहीं हुई, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर में हम आपको दे रहे हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से समझो, क्वेश्चन है कोहल वर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचक कौन थी? तो ये है कैरोल गिल्गिन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। गिल्गिन ने कोहल वर्ग के सिद्धांत को किस आधार पर पक्षपाती माना है? तो इन्होंने लिंग पक्षपात, क्या है, लिंग पक्षपात,
गिलिगन के अनुसार कोहल वर्ग का सिद्धांत किस पर अधिक आधारित है? तो इनके अनुसार है भैया पुरुषों पर अधिक आधारित है। किस पर? पुरुषों पर। ये एक एक पॉइंट आपको नोट करने लायक है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। गिलिगन के अनुसार महिलाओं की नैतिक सोच कैसी होती है? देखभाल पर आधारित होती है। किस पर? देखभाल पर आधारित। अगला देखो, अगला पॉइंट है कोहल वर्ग ने किस नैतिकता को अधिक महत्व दिया है? तो इन्होंने दिया है न्याय की नैतिकता। क्या है? न्याय की नैतिकता। नेक्स्ट है गिलिगन ने किस नैतिकता की अवधारणा प्रस्तुत की है? यानी जो गिलिगन है, गिलिगन ने किस नैतिकता की अवधारणा जो है वो प्रस्तुत की है? तो वो है देखभाल की नैतिकता। क्या है? देखभाल की नैतिकता। नेक्स्ट है न्याय बनाम देखभाल की बहस किससे जुड़ी है? तो न्याय बनाम देखभाल की जो बहस है वो दोस्तों गिलिगन की आलोचना से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? गिलिगन की आलोचना से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है गिलिगन के अनुसार महिलाएं नैतिक विकास की किस आधार पर लेती हैं? यानी गिलिगन के अनुसार जो महिलाएं हैं वो नैतिक निर्णय जो है वो किस आधार पर लेती हैं? तो संबंधों और जिम्मेदारी के आधार पर। अगला है कोहल वर्ग का सिद्धांत महिलाओं के किस स्तर पर कमतर दर्शाता है? किस स्तर पर दर्शाता है? तो यह उत्तर पारंपरिक स्तर पर। गिलिगन के अनुसार कोहल वर्ग का मूल्यांकन किसे नज़रअंदाज करता है? तो ये भावनाओं को नज़रअंदाज करता है। किसे? भावनाओं को नज़रअंदाज करता है। अगला पॉइंट देखो, गिलिगन ने नैतिक विकास को किस दृष्टि से देखा है? तो उन्होंने संवादात्मक दृष्टि से देखा है। गिलिगन की आलोचना का मुख्य आधार क्या है? वो है नैतिकता में लिंग भिन्नता। इसको आप स्टार लगाओ क्वेश्चन को, ठीक है। गिलिगन के अनुसार नैतिकता केवल तर्क पर आधारित है, सही है या गलत है? तो ये गलत है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गिलिगन ने महिलाओं की नैतिक आवाज़ को क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है अलग आवाज़, यानी डिफरेंट वॉइस। डिफरेंट वॉइस किस पुस्तक से संबंधित है? तो इन ए डिफरेंट वॉइस। गिलिगन के अनुसार पुरुष नैतिकता किस पर आधारित है? तो वो है न्याय और नियम पर आधारित है। किस पर? न्याय और नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखो, गिलिगन के अनुसार स्त्री नैतिकता किस पर आधारित है? तो ये है देखभाल और संबंध पर। नेक्स्ट है गिलिगन ने किस नैतिकता को अधिक मानवीय माना है? तो उन्होंने देखभाल की नैतिकता। नेक्स्ट है गिलिगन के अनुसार कोहल वर्ग का सिद्धांत अधूरा क्यों है? क्योंकि देखभाल को शामिल नहीं करने के कारण, यानी देखभाल को शामिल नहीं करने के कारण कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है वो अधूरा है। किसके अनुसार? गिलिगन के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखो, गिलिगन ने नैतिक विकास को सार्वभौमिक माना है या संदर्भ आधारित? तो इन्होंने माना है भाई संदर्भ आधारित। गिलिगन के अनुसार नैतिक निर्णय किससे प्रभावित होते हैं? तो गिलिगन के अनुसार जो नैतिक निर्णय हैं वो संबंधों से प्रभावित होते हैं। कोहल वर्ग का सिद्धांत किस प्रकार का नैतिक विकास दर्शाता है? तो जो कोहल वर्ग का सिद्धांत है वो औपचारिक और तर्कसंगत। क्या है? औपचारिक और तर्कसंगत। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है गिलिगन के अनुसार महिलाओं की नैतिकता किस स्तर पर विकसित होती है? तो वो है संवादात्मक स्तर पर। नेक्स्ट है गिलिगन ने कोहल वर्ग की किस पद्धति की आलोचना की है? तो उन्होंने नैतिक दुविधा विधि की है। अगला है गिलिगन के अनुसार नैतिक दुविधा किसे दर्शाती है? यानी गिलिगन है, गिलिगन के अनुसार नैतिक दुविधा किसे दर्शाती है? तो वो है पुरुष दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? पुरुष दृष्टिकोण। अगला देखो, अगला है गिलिगन के अनुसार नैतिकता का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? तो ये है जिम्मेदारी। अगला क्वेश्चन है गिलिगन के अनुसार नैतिक निर्णय में सहानुभूति का स्थान है या नहीं? तो बिल्कुल है, सहानुभूति का स्थान है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है गिलिगन के अनुसार महिलाओं को निम्न स्तर पर रखना सही है या नहीं? तो नहीं है भैया, गिलिगन के अनुसार महिलाओं को निम्न स्तर पर रखना सही नहीं है। गिलिगन की आलोचना का प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है? तो नैतिक विकास के अध्ययन में। नैतिक विकास के अध्ययन में। गिलिगन के अनुसार नैतिक विकास को कैसे मापा जाना चाहिए? तो वो है संबंधों के संदर्भ में। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपकी क्विक रिवीजन करा दी है, जिससे कि आपको आपकी जो मेमोरी है उसमें चीज़ें रहें। गिलिगन की आलोचना ने किस सिद्धांत को चुनौती दी है? तो कोहल वर्ग के सिद्धांत को चुनौती दी है। गिलिगन के अनुसार नैतिक विकास में देखभाल क्यों आवश्यक है? क्योंकि नैतिकता मानवीय संबंधों से जुड़ी है। गिलिगन की आलोचना से नैतिक विकास अध्ययन में क्या जुड़ा है?
यानी गिलगिन की आलोचना से नैतिक विकास अध्ययन में क्या जुड़ा है, तो वो है देखभाल की नैतिकता। क्या जुड़ा है? देखभाल की नैतिकता। ये आपको ध्यान रखना है। अगला समझो, गिलगिन के अनुसार नैतिकता नियमों से अधिक किससे जुड़ी है, तो वो है संबंधों से। गिलगिन ने नैतिक विकास के चरणों में बांटा है या नहीं, तो नहीं बांटा है। गिलगिन ने नैतिक विकास को चरणों में नहीं बांटा है। गिलगिन के सिद्धांत का मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य फोकस है देखभाल और जिम्मेदारी है। क्या है? देखभाल और जिम्मेदारी। गिलगिन के अनुसार नैतिक निर्णय व्यक्तिगत होते हैं या सार्वभौमिक होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए संदर्भ आधारित होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को कवर किया। ये टॉपिक 2 नंबर आपको 100% दिलाएगा। हमने CDP कंप्लीट करा दी है आपकी, ये सिर्फ क्विक रिवीजन चल रही है, और इसके जो पेडागोजी क्वेश्चन है P/Q है वो भी हम लगातार आपको करा रहे हैं। तो आप प्ले लिस्ट से भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क करिए, सारे सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे, चाहे आपका पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। ठीक है, ये सुविधा आपके लिए है, इस सेवा का आप लाभ उठाइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।